नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विपक्ष पहले आरोप लगाता रहा है कि वोट चोरी होती रही है अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में। अब विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी से कहानी आगे बढ़ गई है, अब तो सीट चोरी होने लगी है। यानी कि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के केस को खारिज किया, उनके नामांकन पत्र को खारिज किया, जिसको लेकर कांग्रेस और उनका डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है, उसमें उनका कहना है कि तमाम मर्यादाओं का एक तरह से उल्लंघन किया गया। यानी केस जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, केस जो चार्जशीट के लेवल पे नहीं है, जिसके चार्जेज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं, उसका ज़िक्र या उसका उल्लेख उस नॉमिनेशन के पेपर में क्यों किया जाना चाहिए था, जिसको कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ग्राउंड मानते हुए मीनाक्षी नटराजन के केस को खारिज कर दिया, उनके नामांकन को इनवैलिड करार दिया। सवाल ये है कि क्या ये सीट चोरी है? क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया या फिर कांग्रेस के अंदर ही जो उनके भेदिए हैं, उन्होंने ये जानकारी बीजेपी को प्रोवाइड की? सवाल ये भी है कि अगर जानकारी दी भी गई, तो वो इनकम्प्लीट जानकारी थी। क्या अभिषेक मनु सिंघवी के जो तर्क हैं, उसमें दम है या जो बीजेपी तर्क दे रही है कि केस प्राइमा फेसी एक तरह से वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है और केस जब चल रहा है उसकी जानकारी देनी चाहिए थी। इन दोनों तर्कों में दम कहाँ पे है और साथ ही इस मुद्दे को भी हम समझेंगे कि किस तरह से टीएमसी में टूट हो रही है और टीएमसी का क्या कांग्रेस में मर्जर होने जा रहा है। तो इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है, सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरती जी आपसे। आपको लगता है कि जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ, उसमें 2 एक तरह से तर्क है। पहला तर्क ये है कि ठीक है, वो जानकारी जिसने भी प्रोवाइड की कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड हैं, उन लोगों ने जानकारी दी, कैसे वो हैदराबाद का केस, तेलंगाना का केस मध्य प्रदेश तक वो पहुँचा, ये अलग बात है। लेकिन उसमें जो कानूनन पक्ष है, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर जो आगू किया है कि 33A जो आरपीए एक्ट कहता है, उसके तहत में ये केस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक संज्ञान के लेवल पे भी नहीं है, कॉग्निजेंस के लेवल पे भी नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और ये सब चीजें तो बाद में फ्रेम होनी है। वैसी स्थिति में आरओ ने कैसे उनके केस को टर्मिनेट कर दिया, कैसे इनवैलिड कर दिया उनके नामांकन को? तो क्या दिखता है, ये राजनीति है या फिर सीट चोरी है या फिर खुद के घर में आग लगी हुई है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए मध्य प्रदेश में 58 एमएलएज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। बीजेपी के 2 तो हो चुके हैं, क्योंकि 58-58 हो गया है। अब उनके पास बचे थे 48 एमएलएज़। तो उतना सपोर्ट नहीं था बीजेपी में, जो कि वो एक तीसरा राज्यसभा एमपी को, मतलब एक तीसरे लीडर को राज्यसभा में भेज सकते। कांग्रेस के पास 61 एमएलएज़ हैं, तो 61 तो 58 से 2 ज़्यादा है। तो मतलब साफ ये लगता है कि कांग्रेस जीत सकती थी। तो बीजेपी को एक तीसरा नॉमिनी खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, जब कांग्रेस के पास नंबर्स थे राज्यसभा में एमपी भेजने के। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी झारखंड में भी राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। वहाँ एक इंडिपेंडेंट नथवानी, उसके नॉमिनेशन फॉर्म में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थे, जो कि कांग्रेस और जेएमएम ने उठाए थे, और रिटर्निंग ऑफिसर ने नथवानी को 24 घंटा दिया जवाब देने के लिए। मीनाक्षी नटराजन को तो 1 घंटा भी नहीं मिला जवाब देने के लिए। वो मतलब कंप्लेंट फाइल हुआ और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको देख के खारिज कर दिया उसका नॉमिनेशन को। तो ये तो अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हुए। झारखंड में एक अलग स्टैंडर्ड है, जो इंडिपेंडेंट एमएलए, जो इंडिपेंडेंट लीडर है, बीजेपी के सपोर्ट से जीतना चाह रहे हैं, और यहाँ जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो कांग्रेस का सपोर्ट से जीतना चाह रहे हैं। तो ये 2 डबल स्टैंडर्ड्स मुझे साफ दिखता है। अब क्या इसमें सच्चाई है? अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये कहा है कि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है।
ये एक कंप्लेंट है जो कोर्ट में गया है। कोर्ट ने अभी तक इसका कोई चार्जेस नहीं फ्रेम करे, कुछ नहीं फ्रेम करे। तो इस हालत में मीनाक्षी नटराजन को क्यों ये डिक्लेयर करना था अपनी नॉमिनेशन फॉर? पर ये मेन चीज है कि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जब बीजेपी के पास एमएलए नहीं थे तीसरा कैंडिडेट को जितवाने के लिए। और अगर आप लेकिन देखेंगे पिछले इस 10 पे साल आरती जी, में, बीजेपी का जो आर्गुमेंट है कि हम कोई यहाँ पे पूजा करने तो आए नहीं, हम पॉलिटिक्स करने आए हैं, और जहां भी अगर नहीं हम तो ये तो विपक्ष के खराब कैंडिडेट को पॉलिटिक्स है। ये तो खराब पॉलिटिक्स है ना, क्योंकि फिर आप कह पावर रहे हैं कि पॉलिटिक्स, हम दूसरे क्योंकि इसका मतलब है कि आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीद के अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आपने दरवाजा खोल दिया ना। मतलब ये तो बिल्कुल अनएथिकल है। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में ऐसे 68 राज्यसभा सीट्स हैं जिसमें बीजेपी को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, और बीजेपी ने वो 68 में से 62 जीते हैं। और ये 62 जीते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके, बाकी पार्टियों को तोड़ के, कांग्रेस खास करके तोड़ के सपोर्ट लेके जीते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अनएथिकल है। और ये जो राज्यसभा का मतलब इट इज हाउस ऑफ एल्डर्स, तो जो कन्वेंशन बनाए हैं हमने इतने सालों से, ये तो पूरा मतलब कन्वेंशन का कबाड़ा कर दिया है। तो कुछ एक मोरालिटी और एथिक्स नाम की चीज है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स को इतना डिवैल्यू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पंकज जी, आप तो पुराने इनसाइडर रहे हैं कांग्रेस के। एक तरह से ये ठीक है, एक आर्गुमेंट तो जो है लीगल आर्गुमेंट है, या बीजेपी ने सीनाजोरी की सीट छीन लिया, वो अपनी जगह वैलिड है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो आरोप लगाया है कि भाई ये जानकारी तो हमें कांग्रेस के खेमे से ही मिली, कांग्रेस नेताओं ने ही दी। तो जिस तरह से वहां कमलनाथ को इग्नोर किया गया, दिग्विजय सिंह ने हालांकि बड़प्पन दिखाते हुए ये बातें कही कि हमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं दो पुराने जो दोस्त हैं वो मिल गए। मीनाक्षी नटराजन वैसे भी कांग्रेस का जो वहां का लोकल कैडर है उसमें कोई बहुत ज्यादा घुली मुली नेता, या फिर वो एक तरह से दिल्ली की कैंडिडेट थी। तो आपको लगता है कि उनके विकेट को वहां के लोकल छत्रपों ने चटका दिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में ये संदेश हो कि वो राहुल गांधी की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार तो है ही, तो कोई भी जो स्थानीय क्षत्रप हैं वो राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ जाकर इस तरह का कोई खेल कर सकते हैं? अब कांग्रेस के लोगों ने ये जानकारी दे दी। कैलाश विजयवर्गीय की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है? कैलाश विजयवर्गीय तो खुद उम्मीदवार थे, वो चाहते थे कि उनको तीसरा उम्मीदवार बना दिया जाए। तो शुरू से तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की ये थी ही कि हम क्रॉस वोटिंग करा के अपने तीसरे उम्मीदवार को जिता लाएंगे, जैसा कि उनको हर बार लगता है, क्योंकि हर तरह की शक्तियां उनके पास हैं। प्रशासनिक शक्ति है, धनबल की शक्ति है। तो ये सब इसलिए हुआ है, और बेईमानी तो साफ है, बेईमानी पूरी तरह साफ है। ये सही है कि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर तरह तरह की बातें कही जा रही थी, और हो सकता है कि एक वर्ग मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी से संतुष्ट न रहा हो। लेकिन जब एक बार उनको उम्मीदवार बना दिया गया, तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जैसे तपे तपाए नेता, दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व नेता, वो दोनों आपस में इस बात के लिए गैंगअप कर लेंगे कि किसी भी तरह मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा जाने से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, और खासकर तब जबकि मीनाक्षी के बारे में ये संदेश पूरे देश में आज से नहीं, शुरू से साफ है कि वो राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में से हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक राजनीतिक कार्यशैली है जिसमें सादगी का, जिसमें गांधीवाद का बहुत बड़ा असर है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह की कोई साजिश रची हो कि ये जो सब हुआ है। अब रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने जिस बात पर नामांकन रद्द कर दिया, ये तो साफ हो चुका है कि उसका कोई आधार ही नहीं है, जब कोई मामला है ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्मृति ईरानी जी ने अपने हर चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग लिखी, क्या एक बार भी उनका नामांकन रद्द हुआ?
और तो और हम अपने प्रधानमंत्री जी को ले लें, 4 विधानसभा चुनावों में उन्होंने कभी भी अपने नामांकन पत्र में अपनी वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और हमेशा उस कॉलम को खाली छोड़ा। सिर्फ 2014 का लोकसभा का जब वो चुनाव लड़े तब जाकर उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति स्पष्ट उसमें पहली बार की। तो जो 4 नामांकन पत्र उन्होंने भरे, क्या उनको रद्द किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? तो इस तरह की एक नहीं 20 मिसालें हैं जिनमें इस तरह के तकनीकी मामलों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने लिया और एकदम से नामांकन रद्द कर दिया। बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, ये जो पंकज जी कह रहे हैं कि ये एक नई तरह की जो क्राइसिस पैदा हुई है भारत में कि इंस्टीट्यूशन को जब आप डाइल्यूट करते हैं तो उसके जो छोटे प्यादे होते हैं, ऑफिसर हैं, उनको भी लगता है कि अच्छा ऐसा हम करेंगे तो हमें मलाई मिलेगा, सत्ता खुश हो जाएगी। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पे उस नामांकन को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जानकारी छुपाई गई है और ये केस है। अभिषेक मनु सिंघवी के आर्गुमेंट को माने तो 33A में ये कहता है कि भाई वो केस अभी तक ट्रायल के स्टेज पे नहीं गया, चार्जशीट नहीं है, उसमें फ्रेम नहीं हुए हैं चार्जेस, कोर्ट ने सिर्फ संज्ञान भी अभी तक नहीं लिया है। तो जब संज्ञान भी नहीं लिया है उसको कैसे केस माना जा सकता है? और साफ तौर पे ये कहा गया है 33A में कि 2 साल जिसमें सजा हो सकती है या उससे ज्यादा सजा हो सकती है जिस केस में जिसमें की चार्जशीट फाइल हो गई है उसका उल्लेख करें। तो मीनाक्षी नटराजन क्यों उस केस का उल्लेख करती? लेकिन प्यादे ने, आरटीओ ने, आरओ ऑफिसर ने ये समझा कि 27 से खुश हो जाएगा, उसने नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया। ये एक नए तरह का संकट। धन्यवाद रमेश जी। अगर निर्वाचन अधिकारी को दंडित नहीं किया जाएगा तो पुरस्कृत किया जाएगा। चंडीगढ़ में क्या हुआ था जिसको पूरे देश ने देखा? वो बैठ करके अपनी कलम से बैलेट पेपर को अवैध कर रहा था, पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना। क्या निर्वाचन अधिकारी ने, निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने वो मसीह साहब को कोई दंड दिया? कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इस तरह के निर्णय लेंगे। ये बहस नहीं है। तो ये परिभाषित, इसकी परिभाषा है कि कौन सी चीज आपके खिलाफ अपराध माना जाएगा। मैं अभी एक एप्लीकेशन लिख करके दे दूं किसी थाने पर कि यार रमेश जी ने मुझको गाली दिया, आप अपराधी हो गए। अपराध उसको माना जाएगा जब आपके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो। अगर पुलिस कप्तान भी अगर अपने हाथ उसको दर्ज कर लेता है तो अपराध नहीं है। इसकी व्यवस्था है, एक न्यायिक व्यवस्था है। थाने में एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। न्यायालय भी उसका संज्ञान ले ले, लेकिन अगर वो न्यायालय एफआईआर दर्ज नहीं करवाता तो हमारे खिलाफ कोई अपराध नहीं है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। अगर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक न्यायालय में ये जिस सज्जन ने दिया, वो थाने में उन्होंने सूचना दी क्या उसकी? उन्होंने तो न्यायालय में सूचना दी, न्यायालय ने उनको नोटिस जारी किया। न्यायालय ने पुलिस स्टेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करके जांच कराइए और आप इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कीजिए। चार्जशीट होगी, इतने साल की सजा होगी, तो आप बड़ी लंबी लंबी बात करने लगे। पहले बेसिक सवाल तो यह है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं है। और अगर कोई मुकदमा, आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, बिना दर्ज हुए कानून के अनुसार, तो पुलिस स्टेशन प्राथमिक जगह है जहां पे हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। वो अपराध की श्रेणी में आएगा, वो है नहीं। न्यायिक कार्रवाई को कैसे कर सकते हैं आपकी ये ऐसा तथ्य था इसको छुपाया गया? तमाम तरह के न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है। न्यायालय में जो चीजें दर्ज हुई हैं उसका अपराध कैसे कर सकते हैं? ये कोई विवेक का प्रयोग करना थोड़ा है। आपने तो मनमाने तरीके से उसको उनका नामांकन रद्द कर दिया। और अगर सूचना के आधार पर आपने की तो रांची में क्यों नहीं हुआ? रांची में एक ही नामांकन पत्र में 2 नाम लिखे गए हैं। क्यों? यह अनियमितता क्यों नहीं है? परिमल साहब के नामांकन पत्र में अपराध की जो कॉलम है वो ब्लैंक है, उसको क्यों नहीं संज्ञान में लिया जाएगा? जो यूनाइटेड हिंदू फैमिली होती है उसकी का जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे वो उसमें नहीं है। और लिखित में कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज की है, उसका संज्ञान क्यों नहीं लेंगे आप? दूसरी चीज कि आपने 24 घंटे का, 12 घंटे का समय क्यों दिया?
जब आप निर्वाचन का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि, इसका क्या मतलब होता है कि उस तिथि के बाद, उस समय के बाद नामांकन नहीं लिए जाएंगे। समय के बाद पहुंचने वाले लोगों के नामांकन नहीं लिए गए हैं और उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताया गया है इसी देश में। ये क्यों प्रावधान किया गया? मत पत्रों के जांच की अंतिम तिथि, क्या मतलब है इसका? जब तक आप चाहिए तब तक जांच करते रहिए, जब तक आप चाहिए जब आप तथ्यों को लेते रहिए। कल नामांकन की अंतिम तिथि थी रांची में, आज आप क्यों फैसला ले रहे हैं भाई? अब कल फैसला लेना चाहिए, जो भी आप फैसला दीजिए। और अगर कांग्रेस ने ये आपत्ति दाखिल की है तो क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया जाएगा? एक तकनीकी, अगर आप तकनीकी गलती मानेंगे तो अगर मीनाक्षी नटराजन की तकनीकी गलती है तो परिवहन साहब की गलती क्यों नहीं है? एक व्यक्ति अपना दो नाम कैसे लिख सकता है? कैसे आप कहेंगे कि ये तथ्यपरक है और सही है? ये निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी तरह से लूटने की का तरीका है और ये पहली बार नहीं है। चंडीगढ़ में बाकायदे लोगों ने देखा इसको, मैंने सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए हैं। और अगर सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं दिया होता तो आप जीते हुए उम्मीदवार, हारे हुए उम्मीदवार को जब जिता चुके थे और जो उम्मीदवार जीता था उसको कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं ने बधाई दी थी। किसी ने खेद व्यक्त किया क्या कि नहीं गलत निर्णय हो गया था और जो हमने बधाई दी थी उसको हम वापस लेते हैं? इस स्थिति में आपने पहुंचा दिया। आप लोगों का असामान्य मतदाता का मताधिकार छीन लेंगे। जो नामांकन पत्र दाखिल किए रहेगा उससे नामांकन पत्र वापस करवा देंगे। जो उम्मीदवार रहेगा उसको नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देंगे। जो दाखिल कर देगा उसका नामांकन पत्र आप खारिज करवा देंगे। ये चुनाव है? ये इसी तरह से किसी स्वतंत्र देश में और लोकतांत्रिक देश में से चुनाव कराया जाता है? क्या तरीका है? आप बिल्कुल, अगर किसी ने सूचना पर्याप्त नहीं दी तो आप उसको रद्द कर दीजिए। आपने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है कि अगर 2014 का नामांकन की जानकारी 2019 से बदल कैसे जाएगी? और अगर बदल जाएगी तो आप उसका संज्ञान क्यों नहीं लेंगे? इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? कल कांग्रेस के लोग निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए गए, आप मिलेंगे नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, किसके पास ये लोग जाएंगे बात करने? पूरी रात लोग आपने निर्वाचन कार्यालय के सामने सड़क पे बैठा के रखा इन लोगों को। और ये किसी पार्टी के नेता हैं, किसी पार्टी के पदाधिकारी, कोई भी राजनीतिक दल अपने पदाधिकारियों से ही तो अपने को रिप्रेजेंट करती है। और आपके और ऐसा भी नहीं कि अचानक पहुंच गए, बाकायदा उन्होंने आपको सूचना देकर के वो गए हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ना कि आप 10 से 5 के अलावा नहीं मिलेंगे। आपात स्थितियां होती हैं तो लोग आप मिलते हैं। इतना बड़ा संकट है, एक चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, उसका संज्ञान नहीं लेंगे आप भोपाल में जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे उन्होंने जो तथ्य रख रहे हैं उनका संज्ञान नहीं लेंगे। उनको आप कहेंगे नहीं आप रात भर सड़क पर बैठे रहिए। कहां ले जा रहे हैं आप? और अगर निर्वाचन आयोग उनको नहीं सुनेगा, निर्वाचन आयोग हस्तक्षेप नहीं करे, निर्वाचन आयोग सुने हो कहे कि क्या बात इसमें क्या गलत है क्या सही, ये तर्क तो नहीं चलेगा ना कि आप न्यायालय में जाइए। ये क्या, अगर सब कुछ न्यायालय ही तय करेगा तो फिर आप किस बात के लिए हैं? ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया जाए कि जिस किसी का नामांकन पत्र खारिज होगा वो निर्वाचन आयोग में नहीं जाएगा, सीधे न्यायालय जाएगा। आप बीच में कोई आपकी भूमिका नहीं है। एक सवाल इस बात का है कि चुनाव अगर हो रहा है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हुए दिखना चाहिए। चुनाव अधिकारियों को भी इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों को आश्वस्त करते हुए दिखाई पड़े कि नहीं, जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ वह किसी भी तरह से किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए उचित नहीं है। जी बिल्कुल। संजय, एक सवाल ये है कि कई सारे लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि मीनाक्षी नटराजन जब 2 बजे ये लोग सब पहुंचे, उनकी स्क्रूटनी हो रही थी, तो उन्हें समय दिया गया 5 बजे 6 बजे के आसपास आरओ ने ये फैसला लिया। तो बीच के समय में उन्हें समय दिया गया, उनके लॉयर ने उनके जिन लोगों ने फॉर्म भरा उसमें अगर ये मान भी लें कि त्रुटि थी तो उस त्रुटि को उन्होंने क्यों नहीं दूर किया? क्या उन्होंने खुद से अनिच्छा जाहिर की या उन्हें लगा कि इस तरह से फ्रिवलस केस का जिक्र करना सही नहीं होगा, या फिर ये जानते हुए भी कि केस है उनके खिलाफ उन्होंने जानकारी देनी उचित नहीं समझी? इसमें कुछ आपको मोटिव समझ में आता है? देखिए, मोटिव मीनाक्षी में तो समझ में नहीं आता, लेकिन मोटिव
बीजेपी में जरूर समझ में आता है। विडंबना देखिए कि जो बीजेपी क्लेम करिए कि अब मोदी इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 4,399 दिन इन्होंने कंप्लीट कर लिया और वो नेहरू को सरपास कर गए हैं। अब देखिए एक तरफ बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मोदी की तुलना कर रही है और बीजेपी वो सारे काम कर रही है जो नेहरू ने नहीं किया। अगर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव इस देश में रखी, तो बीजेपी वो सारे काम कर रही है, वो सारे हरकतें कर रही है जिससे ये लग रहा है कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव हिलाने में लगी हुई है। आप देखिए कोई इनमें कोई कहते नहीं कि लिहाज नहीं है, एक जो होता है कि लोकतांत्रिक लिहाज। अब अभी देखिए पूरा ये टीएमसी का प्रकरण चल ही रहा है, कैसे आप उनके एक वेस्ट बंगाल में किसी भी ढंग से वो लेजिटिमेट इलेक्शंस नहीं थे, एक कैप्चर्ड इलेक्शंस थे। उसके बाद आपने इलेक्शन एक रूलिंग पार्टी को तो एस्टैब्लिश किया वहाँ पे, अब आप विपक्ष भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल में आप यू डिसाइडेड ओके यू वांट टू बी द रूलिंग पार्टी, आपने उसको किसी ढंग से मैनिपुलेट करके यू बिकेम द रूलिंग पार्टी। अब आप अपोजिशन का भी फेस कौन होगा, कौन पार्टी होगा, कौन गठबंधन होगा, कौन दल होगा, वो भी डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहीं से भी आप कोशिश ही नहीं कर रहे, कहीं से दिखते हुए भी नहीं दिख रहे कि लोकतंत्र में आपकी आस्था, लोकतंत्र के मूल्यों में आपकी आस्था है। तो अब आप ये एक राज्यसभा इलेक्शंस के लिए इन्होंने थोड़ा सा भी अगर लोकतंत्र की मर्यादा को ही ध्यान में रखते, अगर इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की परंपरा मर्यादा को ही ध्यान में रखती, तो ये इसको इग्नोर कर सकती थी। ये इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि आप इसको उसके डिसमिस कर दे उसके कैंडिडेचर को, जबकि आप उसी जगह पे दूसरे स्टेट में जो लोग राज्यसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को आप एक लीवे दे रहे हैं, उनको काफी बड़ा ग्राउंड दे रहे हैं कि ओके यू कम बैक विथ मोर एक्सप्लेनेशंस वी विल हियर। यहाँ तो कहीं से आप फेयर तो दिख ही नहीं रहे, तो हम मीनाक्षी की गलती को क्यों ढूंढे? ठीक है। ये जायज नहीं। अब तो ये अब एक चीज और भी उठता है कि जब इंडिया का रूलिंग पार्टी अब खुद ही ओपनली बेईमानी कर रहा है, ओपनली एकदम भ्रष्टाचार पे उतर गया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एग्जाम, कोई ब्यूरोक्रेसी, चाहे कोई और भी कोई संस्था फेयर रहेगी? आपने तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं एस्टैब्लिश किया, आपने किसी को कोई एक जो कहते हैं कि जो एस्टैब्लिश ही नहीं किया, एक परंपरा, एक पैरामीटर मोरालिटी का जिसको फॉलो करे। आपने उस सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को तोड़ा, आपने वो कोई भी पैरामीटर्स मोरालिटी का एस्टैब्लिश नहीं किया एज ए रूलिंग पार्टी कि जो फॉलो कर सके इधर सिविल सोसाइटी, पीपल और आपके ब्यूरोक्रेसी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में एक एग्जाम सही से हो जाएगा? आप मिलिट्री को बुला लीजिए, चाहे कहीं से भी किसी को बुला लीजिए, नहीं होगा, बिकॉज यू आर बेईमान। आप एज ए रूलिंग पार्टी सारी चीज कर रहे हैं जो बेईमानी की परंपरा एस्टैब्लिश कर रही है, तो कैसे होगा? तो एज ए सिविल सोसाइटी वी शुड बी एजिटेटेड। ये क्या चल रहा है ओपनली धांधली। जो संजय के सवाल हैं, आरती जी, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने यह सवाल पूछा कि जब अगर ऐसी स्थिति है, ये सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं पूछा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति है तो अपोजिशन को और ज्यादा चौकस होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने ये पूछा कि कांग्रेस ने अपना बैकअप कैंडिडेट क्यों नहीं रखा। अगर कांग्रेस को ये लग रहा था कि ऐसी कहानी हो सकती है, तो बीजेपी कई सारे राज्यों में आपने देखा कि राज्यसभा के चुनाव में एक बैकअप कैंडिडेट रखती है कि अगर उसका नॉमिनेशन खारिज हो गया, उसमें गड़बड़ियां पाई गई, तो बैकअप कैंडिडेट उसमें नॉमिनेशन करेगा। क्या कांग्रेस से मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के केस में ये गलती हुई? कांग्रेस ने उतनी सावधानी नहीं बरती कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये खेल करेगी, या फिर बहुत ही जिसको कहते हैं कि आराम से उनको लग रहा था कि अपने एमएलए को हम बैंगलोर ले जाएंगे, अपने एमएलए को प्रोटेक्ट कर लेंगे और चुनाव हो जाएगा। वैसा तो पिछले कुछ सालों में हुआ नहीं है। बीजेपी तो एमएलए अगर बैंगलोर भी चले जाएं तब भी उसमें सेंध मार लेती है। नहीं, वो बात तो सही है, पर मेरे ख्याल में कांग्रेस
उनकी नादानी है ये कि उन्होंने बैकअप कैंडिडेट नहीं रखा, पर उन्होंने सोचा था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश करेगी, इसलिए तो वो प्लेन में बैठा के बैंगलोर ले जा रहे थे, रिजॉर्ट बुक कर दिया था, सारे सब तैयारियां हो गई थी। मेरे ख्याल में उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन ही खारिज किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या था खारिज करने के लिए, एक कंप्लेंट दर्ज किया है कोर्ट में, वो भी शी इज नॉट द प्राइमरी अक्यूज्ड इन दैट कंप्लेंट, उनका नाम है क्योंकि वो कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के बिहाफ पे तेलंगाना के इंचार्ज थे। तो जिसने कंप्लेंट फाइल किया है उसने ये कहा है कि वो ना तो राजशेखर रेड्डी से कुछ उनको मिला, उन्होंने कुछ कंप्लेंट फाइल किया है कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ, और ना वो कंप्लेनेंट का कहना ये है कि ना तो राजशेखर रेड्डी से उनको कुछ रिलीफ मिली और ना मीनाक्षी नटराजन से, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के इंचार्ज थे तेलंगाना के लिए। तो उसमें मतलब ये भी नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन ने कुछ किया है, उसने बस कंप्लेंट ये है कि उसने सुना नहीं, उसकी बात नहीं सुनी और कुछ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में इतना सीरियस कंप्लेंट नहीं है कि उनका नॉमिनेशन को खारिज कर देना चाहिए। और पंकज जी ने तो बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल्स दिए थे पीएम के और स्मृति ईरानी के, तो जब उनके नॉमिनेशंस खारिज नहीं हुए हैं और मच मोर सीरियस ग्राउंड, तो इनका क्यों न खारिज किया गया है, ये समझ में नहीं आता है। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही उनको जानकारी मिली थी, क्या बीजेपी के अपने लोग नहीं है कि उनको कांग्रेस से ही जानकारी लेना है? बीजेपी तो एक मतलब माइनर फोर्स है, पर है एक फोर्स तेलंगाना में, उनके बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके भी तो मतलब आईज एंड ईयर्स होंगे कि क्या हो रहा है, किसके खिलाफ क्या कंप्लेंट फाइल किया गया है। तो ये तो मतलब कैलाश विजयवर्गीय तो अपनी पार्टी को छोटा दिखा रहे हैं कि उनको कांग्रेस से खबर लेनी पड़ी कि वो खुद जाके नहीं ले सके ये खबर। तो ये तो बिल्कुल ये अलग बात है कि कबाड़ा आरती जी ये भी फैक्ट है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उसमें पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसका भी जिक्र नहीं किया था, वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन अब हम आते हैं बंगाल पे। बंगाल में जिस तरह की चीजें हो रही है, और क्या लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस में मर्जर के लिए का दरवाजा खटखटा रही है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली एक मैच्योर कदम होगा? अगर सचमुच इस तरह का कोई प्रपोजल ममता के दिमाग में है, वो कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स करके आने वाले दिनों में बीजेपी से, और कांग्रेस को भी लगेगा कि जो ऐसी रीजनल फोर्सेस हैं वो वापस कांग्रेस में आ जाए, तो एक तरह से बीजेपी को बेहतर ढंग से टक्कर दिया जा सकता है। ये एक फार्मूला हो सकता है, या आपको लगता है कि इतनी दूर जाने के बाद कोई रीजनल पार्टी आके फिर से कांग्रेस में अपना मर्ज करे, ये कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है? देखिए, अगर ममता बनर्जी मर्ज कर लेती है अपनी पार्टी को कांग्रेस में, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ताकत वापस आएगी टीएमसी में। और ये सच है कि पहले टीएमसी, फिर मतलब ये तो राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वापस आ जाइए। और ऐसे बहुत लोग हैं, वो जगन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में, शरद पवार हैं महाराष्ट्र में, ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल में। तो डेफिनेटली कांग्रेस को भी ताकत मिलेगा और ममता बनर्जी को भी एक बड़ी पार्टी की प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी पार्टी टूटी थी, देखिए हमने सब सोचा था कि उसके हार के बाद पार्टी टूटेगी, पर जिस स्पीड से टूटी है और जिस तरह टूटी है, मतलब सिर्फ बंगाल में नहीं तो यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी में, और जिस तरह से बीजेपी के लोग सामने आ रहे हैं इन लोगों से मिलने, इसमें तो लगता है कि बीजेपी का हाथ है, साफ दिख रहा है। और कितना पैसा दिया होगा ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन आरती जी, इसमें ये तो दिख रहा है कि बीजेपी का हाथ है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि कितने सत्ता लोलुप हैं लोग, कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं। मतलब जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी बिल्कुल धाराशायी हो रही है, ऐसा तो नवीन पटनायक की पार्टी या जो अलग अलग राज्यों में पार्टियां हुई है, समाजवादी पार्टी या आरजेडी का उदाहरण ले ले, उसमें ऐसी टूट नहीं हुई है जैसा कि ममता की पार्टी में हो रहा है। पर वो भी है, वो बात सही है, क्योंकि ममता की पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, उसके कोई रूट्स नहीं है।
वो सिंगल वुमन पर्सनालिटी पार्टी है, मतलब सिर्फ ममता बनर्जी और कुछ नहीं। पर मेरे ख्याल में बीजेपी ने इतनी कोशिश भी नहीं की होगी कि नवीन पटनायक की पार्टी को तोड़ें या समाजवादी पार्टी को तोड़ें या आरजेडी को तोड़ें। मतलब जीत के बाद वो बहुत खुश थे बिहार में, जैसे वो जीत गए, सत्ता में आ गए, तो उन्होंने आरजेडी को कुछ नहीं किया क्योंकि आरजेडी तो हारी हुई थी। अब यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत थी जब आपके पास 200 से ऊपर एमएलएज हैं? तो ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत थी? जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इसको पर्सनल बैटल बना रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि 15 साल से ममता बनर्जी ने उनको बहुत तंग किया है, बहुत ही लड़ा है बीजेपी से, और प्राइम मिनिस्टर को बहुत गालियां दी हैं। तो ये तो पर्सनल बैटल हो गया है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है। और जो लोकसभा में हो रहा है उसमें तो पॉलिटिक्स जरूर है, क्योंकि बीजेपी अब पूरी मेजॉरिटी बनाना चाह रही है अपने लिए लोकसभा में, जो वो जीत नहीं पाए 2024 में। वो अब पूरी मेजॉरिटी करवाना चाह रहे हैं अपना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये मीनाक्षी नटराजन के साथ भी जो हुआ है, ये उसी का एक कदम है कि उनकी पूरी मेजॉरिटी हो जाए राज्यसभा में। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो एचआर सिस्टम इतना मजबूत है कि अलग अलग डाइवर्सिटी के और जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, उनको संभाल पाएगा? और दोनों के लिए क्या ये बेनिफिशियल होगा? दोनों के लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन होगा। ठीक है, ममता आज की तारीख में हाशिए पे है, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ममता भी देखेंगे कि कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें मांगेगी कि वो वहां पे पश्चिम बंगाल में उसे मिल जाए। आपको लगता है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस का एचआर सिस्टम इन सारे नेताओं को समेट पाएगा अगर दोनों में बात बनती है तो? नहीं, मैं तो इस बात से ही सहमत नहीं हूं कि ममता बनर्जी को मर्ज कर जाना चाहिए कांग्रेस में। क्यों मर्ज कर जाना चाहिए? ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में 41% जनता का समर्थन लेकर के बैठी हुई है। किसी एक नेता के खिलाफ के पक्ष में किसी भी राज्य में इतना जनसमर्थन नहीं है। आप ये जो बात कही जा रही है कि उनको कांग्रेस से मर्ज कर जाना चाहिए, क्या हासिल हो जाएगा उससे? अगर कांग्रेस, वामपंथी और ममता बनर्जी तीनों मिलकर के पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो बड़ी ताकत है और एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है। अगर आप इस तरह कोई आधार पर दिया जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में, तो उनके सांसदों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सदस्य संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ये बेमानी तर्क है। भारतीय जनता पार्टी जिसको पार्टी से अलग करना चाहेगी उसको सदन से इस्तीफा दिलवाएगी। आप इस्तीफा दीजिए और आइए। और ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, तो उतने सदस्य नहीं जुटे थे कि दल बदल कानून से बच जाए। पार्टी छोड़ा, पार्टी से इस्तीफा दिया, चुनाव दोबारा लड़े, कुछ लोग जीत के आए, कुछ लोग हार के आए। ये नहीं है कि बीजेपी छोड़ देगी, अब इतनी बड़ी संख्या हो गई और आप इनको तोड़ना मुश्किल है। बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल को कमजोर करने के लिए किस सीमा तक जा सकती है, यह अभी आप और निमेश जी आपकी कल्पना के बाहर है। हम और आप या कोई यह व्यक्ति नहीं सोच रहा था कि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाए। ये भी हो गया आपने, और ये भी नहीं है ना, नामांकन पत्र दाखिल करने नहीं दिया गया। सूरत आपका उदाहरण है। इसी मध्य प्रदेश में इंदौर में नामांकन दाखिल करने के बाद वह व्यक्ति बीजेपी के बड़े नेता विजय वर्गीय साहब के साथ जाकर के और वो नामांकन पत्र अपना वापस लेता है, फिर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी से किसी नैतिकता की, किसी आदर्श की, किसी लेवल प्लेइंग ग्राउंड की यह उम्मीद करना छोड़ दीजिए। वह राजनीतिक दलों को किस राजनीतिक दल को उन्होंने छोड़ा है? कहीं कोई, जिसको कहते हैं आपने कि सामान्य बोलचाल में लिहाज, कोई हज है क्या? जिस किसी राजनीतिक दल के कंधे पे सवार होकर के जिस किसी राज्य में वो अपने आप को स्थापित किए, उस राज्य में उस दल को उन्होंने खत्म कर दिया। ये महाराष्ट्र में शिवसेना संस्था बहुत बड़ा उदाहरण है। शरद पवार को मोदी जी अपना गुरु कहते रहे हैं। कहां चले गए गुरु जी?
आप अकाली दल की स्थिति देख लीजिए, आप पंजाब में क्या स्थिति बन गई है, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए लोग। किसी आप असम गण परिषद को देख लीजिए, मैं असम में छोटा सा राज्य है, 13-14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। दूसरे नंबर की पार्टी होती थी, जूनियर पार्टनर होती थी बीजेपी असम में। आज तो आपके आर्गुमेंट से ममता बनर्जी को कांग्रेस में विलय नहीं करना चाहिए, कोई विलय सिचुएशन नहीं है ममता के लिए? किसी भी दल को, मेरा अपना मानना है कि न केवल ममता बनर्जी, वो जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग किसी भी राज्य, और उनकी अपनी एक ताकत है। कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के लोगों ने ममता बनर्जी का साथ दिया, 15 साल तक लगातार साथ देते रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे मैदान में। मिली जुली ताकत, मेरा अपना मानना है कि मिली जुली ताकत ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल नैरेटिव ममता बनर्जी के साथ है, उस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में मौजूद है। पश्चिम बंगाल की जनता उनको समर्थन दे रही है, वह समर्थन उनको इंडिया दल समूह में मिल सकता है। अगर आप मिल करके जाएंगे, मैं निजी तौर पर इस तरह से मैं बहुत सहमत नहीं हूं, और उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये भी है कि जो टीएमसी का वर्कर पिछले 15 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करता रहा, वो अचानक कांग्रेस के नेताओं के साथ क्यों आ जाएगा? उससे क्या सिनर्जी हो जाएगी और क्यों हो जाएगी? सवाल है कि आप नेता लोग ऊपर मिल लीजिए, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में, आपके रैंक एंड फाइल में भी तो एक तरह का समन्वय डेवलप होना चाहिए, क्यों हो जाएगा वो? लेकिन अगर आप अपनी पहचान के साथ बने रहेंगे तो ये संभव है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, कि एक दूसरे के मिल करके आपको ताकत मिलती रहेगी। मेरी भी पहचान बनी रहे, आपकी पहचान बनी रहे, और दोनों मिल करके हमें कुछ ताकत से लड़ लें जो हमारे दोनों की विरोधी है। इससे कोई एक और दूसरी चीज, अगर आप मर्जर, अंतिम बात कर दूं मैं, अगर आप मर्जर की बात करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं बची है। आप स्वीकार करते हैं कि आपकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं बची है। आप स्वीकार करते हैं कि लोगों ने आपको स्वीकार करना मना कर दिया। यह परसेप्शन उस मर्जर के साथ अगर खत्म हो जाए तो आप अपने जिस दल में जा रहे हैं वहां भी आपको ताकत नहीं देगी, और जिस गठबंधन में आप रहेंगे उस गठबंधन को भी ताकत नहीं मिलेगा। आपकी राजनीतिक पहचान, आपके राजनीतिक वजूद बना रहना चाहिए। जी, शायद इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जो 3 एमएलए की पार्टी है, वो भी मर्जर को तैयार नहीं है बीजेपी में। नहीं, ये उदाहरण नहीं चलेगा हरमनेश जी। नहीं, ये उदाहरण मत दीजिए आप। मांझी साहब का और उपेंद्र कुशवाहा साहब का उदाहरण ममता बनर्जी के साथ नहीं है। नहीं, मैं ममता बनर्जी पॉलिटिकल ताकत का उदाहरण समानांतर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे आपने जो जिक्र किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अगर अस्तित्व खो रही है, अगर उसके पास जन समर्थन है तो, हाँ, तो नहीं कह रहा हूं, अगर उसके पास जन समर्थन ममता बनर्जी के पास है, बिल्कुल मांझी की इतनी छोटी पार्टी है, तभी वो मर्जर को तैयार नहीं है। लेकिन अंतिम टिप्पणी पंकज जी आपसे, आपको लगता है कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति ममता जी के लिए सही स्थिति होगी कि वो कांग्रेस में जाकर विलय कर लें? क्योंकि वो तो एक तरह से ये स्थिति को मानना होगा कि आपकी पार्टी की अब कोई ताकत नहीं बची है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस में कितना सम्मान हो पाएंगी, वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगी, या फिर वो इस समय कुछ और दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है जो सबको, जिसकी खाह नहीं लग रही है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी मुसीबत में है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। रह गई बात विलय की, तो विलय कोई उनकी अपनी मर्जी से हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। क्या कांग्रेस उनको विलीन करने को तैयार है? इतने वर्ष बंगाल में देखा है, कांग्रेस को सीटें तक देने को तैयार नहीं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। अब आज चूंकि मुसीबत है, पार्टी टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों को एक एक करके 20-20 के थोक में ले जा रही है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। वरना इसी इंडिया समूह का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने कभी भी इंडिया समूह को कोई तरजीह दी क्या? नहीं दी। आज ठीक है, सोनिया गांधी चूंकि उनका दिल बड़ा है, वो ममता को गले लगा रही है। सोनिया जी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो मंच पे गई और सुनीता केजरीवाल का हाथ अपने हाथ में लेके उनको दिलासा देती रही, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकल के आए तो उन्होंने इसी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा। कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल थे,
या जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं जैसे ममता बनर्जी, क्या उन्होंने अपनी भूमिका का, विपक्ष की भूमिका का सही निर्वाह किया? अभी कहा जा रहा है कि मिलकर करें तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और ममता बनर्जी। तो क्या ममता बनर्जी को ये बात पहले समझ में नहीं आती थी? आज ही समझ में आ रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ममता बनर्जी, आज तो खैर कोई संभावना है ही नहीं विलय की, लेकिन अगर कुछ महीनों बाद, अगर अगले लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह की कुछ संभावनाएं बनी भी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस उनको अपने में विलीन करने को तैयार होगी। हाँ, सैद्धांतिक रूप में ये बहुत अच्छी अवधारणा है कि जितने भी दल कांग्रेस से अलग होकर और मर्जरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मर्जर होने के पहले ये जो इंडिया समूह है, इसकी ताकत को बढ़ाने में ही अगर प्रतिपक्ष के बाकी सब दल अपना अपना योगदान दे दें तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि कई बार असाधारण परिस्थितियां असाधारण राजनीति की उम्मीद करती हैं और उसमें पॉलिटिकल ग्रामर, पॉलिटिकल नैरेटिव, लड़ने के तरीके भी असाधारण होने चाहिए। क्या सचमुच विपक्ष इस असाधारण परिस्थिति में असाधारण फार्मूले की तरफ बढ़ रहा है, या अभी भी अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति, अपने फिलहाल के जो राजनीतिक इंटरेस्ट हैं उसको देखने में लगा है? और क्या सचमुच ममता बनर्जी और कांग्रेस या फिर जो ऐसी रीजनल पार्टियां हैं वो एक पार्टी में मर्ज होकर बीजेपी का मुकाबला करेंगी? और क्या वैसी स्थिति में भी बीजेपी उन्हें पटकनी देने की स्थिति में होगी? ये सारे सवाल ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरह से टूट हो रही है उससे खड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी सवाल है कि मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से नॉमिनेशन खारिज हुआ वो कहीं ना कहीं एक असाधारण परिस्थिति को दिखाता है, और शायद चुनाव आयोग के लिए अपनी निष्पक्षता दिखाने का इससे बेहतर और मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये साफ दिखता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने फ्रिवलेस आधार पे उनके नॉमिनेशन को खारिज किया है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंकज जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी आप जुड़ी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.